वो दौर था जब राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के बगैर नहीं हो सकती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की हनक थी और उनकी शक्ति था कि उन्होंने आरजेडी के विधायकों को टूटने से बचा लिया। आज न तो सत्ता पक्ष उनके साथ है और न विपक्ष उनके साथ है। इस एमवाई समीकरण को बनाने में मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का ही हाथ था और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को जो मजबूती प्रदान की, उसका एहसान आज जिस तरह से चुकाना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को या लालू प्रसाद यादव जी को या तेजस्वी जी को, यहाँ पर तेजस्वी जी और लालू जी दोनों असमर्थ दिखते हैं। जो एहसान शहाबुद्दीन जी का लालू परिवार पर है, उस एहसान का एक कतरा भी उनको नसीब, उनके परिवार को नसीब नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज बात करूंगा उस शख्सियत के बारे में जिसकी चर्चा किए बगैर बिहार की राजनीति अधूरी है। मैं बात करूंगा उस शख्सियत के पत्नी और बेटे के बारे में जो आज के समय में काफी चर्चा में है। 1 मई 2021 को मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई। वो दौर था जब राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के बगैर नहीं हो सकती थी। जब भी लालू प्रसाद यादव जी संकट में आते थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन एक संकट मोचक की भूमिका में हमेशा साथ रहे। जब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी को आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तोड़ने में लगे थे और शायद कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की हनक थी और उनकी शक्ति था कि उन्होंने आरजेडी के विधायकों को टूटने से बचा लिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी वो शख्सियत थे और लालू प्रसाद यादव जी के वो वफादार व्यक्ति थे जो जब इनके अपने छोड़ करके चले गए तो शहाबुद्दीन जी ने लालू जी का साथ अपनों से ही ज्यादा आगे बढ़ करके दिया। आज मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का परिवार उनके नहीं रहने के बाद पूरी तरह से बिहार की सियासत से, सिवान के समाज से हाशिए पर धकेल दिया गया है। आज उनकी पत्नी हिना साहब, उनके बेटे ओसामा साहब इस अवस्था में है, इस स्थिति में है कि शायद कोई उन्हें मदद करे। आज न तो सत्ता पक्ष उनके साथ है और न विपक्ष उनके साथ है। कुछ दिन पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के बेटे ओसामा साहब को पुलिस अरेस्ट करती है, कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज देता है, यानी बेल ग्रांट नहीं होता। मामला क्या है, इस मामले पर हम पहले बात करेंगे, इसके बाद सियासत की बात करेंगे, इसके बाद उन साजिशों की बात करेंगे जो साजिशें इस परिवार के खिलाफ में लगातार हो रही हैं। देखिए, इनके वकील हैं मोबिन अहमद, ओसामा साहब के। यह मामला है जमीन का, जमीन कब्जे का, जमीन का एक टुकड़ा, लगभग 42 कट्ठा का एक टुकड़ा जो हुसैनगंज थाना के छपिया गांव में है और इसके मालिक हैं अभिषेक कुमार। ओसामा साहब ने इस जमीन को एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए इस जमीन पर बातचीत शुरू कर दी थी। कुछ पैसे का भुगतान भी उन्होंने कर दिया था, लेकिन इसी बीच एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है और जो उस जमीन पर अपना बाउंड्री मारना शुरू कर देता है। इसकी खबर जब मिलती है तो एक थर्ड पार्टी कम से कम 15-20 मोटरसाइकिलों के साथ, जैसा कहा जा रहा है,
वहां पहुंच करके उसको रोकने का प्रयास करता है। झड़पें होती हैं, फायरिंग होता है और फायरिंग होने के बाद पुलिस केस होता है, एफआईआर दर्ज होता है जिसमें उसामा साहब का भी नाम आता है, जबकि उसामा साहब उस समय दिल्ली में थे। इन पर धाराएं कौन कौन सी लगी? इन पर धारा 147, 149, 323, 386, 427, 307, 120B। अब इन धाराओं के बारे में देख लीजिए। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। एक 120B। 120B कहता है कि ये उसके लिए है कि अगर कोई साजिश के तहत किसी पर आक्रमण करे, किसी जमीन को कब्जाए, यानी उसमें साजिश होनी चाहिए, वेल प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर 120B लगता है। एक धारा और है 307। ये 307 एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर है, यानी हत्या करने के विचार से, सोच से वहां पहुंचना और फायरिंग करना या हत्या करने का प्रयास करना, भले वहां हत्या हो या न हो, तो उस स्थिति में धारा 307 लगा दिया जाता है। ये चीज है। अब इसमें बात यह है कि उसामा साहब तो दिल्ली में थे। उसामा साहब उस जगह पर, घटना स्थल पर थे नहीं, लेकिन उनको भी उसमें शामिल किया गया और उनको जमानत भी नहीं मिली कोर्ट से, इसी धारा 307 के तहत। धारा 307 लगभग अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट 307 लगने के बाद 95% केसेस हैं जहां पर कि जमानत नहीं मिलती है। 5% केस में जमानत मिली है, लेकिन 95% केसेस में जमानत नहीं मिलती है। फिर इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट से बेल मिल जाता है अगर आपका पक्ष मजबूत रहा तो। अब ये बात क्या है? अब इस पर उनके परिवार से, हिना साहब जी से या उनके वकील से जब बात की गई या उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल एक पॉलिटिकल एक्शन है। पॉलिटिकल एक्शन क्यों है? एक वीडियो पहले हम आप लोगों के सामने दे चुके हैं। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के उनके इंतकाल के बाद उनके राइट हैंड रईस खान उनसे बगावत कर बैठे, और बगावत इस कदर हुई कि उसामा साहब और रईस खान के बीच में झड़पें भी हुई, गोलियां भी चली। आज के दौर में जहां राष्ट्रीय जनता दल जिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर उनका सहयोग लेकर के सिवान, छपरा, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, इसके बाद अररिया, किशनगंज, इन सारे जिलों में राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम यादव की जो राजनीति करती आ रही थी, निश्चित तौर पर इस MY समीकरण को बनाने में मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का ही हाथ था, और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को जो मजबूती प्रदान की उसका एहसान आज जिस तरह से चुकाना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को या लालू प्रसाद यादव जी को या तेजस्वी जी को, यहां पर तेजस्वी जी और लालू जी दोनों असमर्थ दिखते हैं। जो एहसान शहाबुद्दीन जी का लालू परिवार पर है, उस एहसान का एक कतरा भी उनको नसीब, उनके परिवार को नसीब नहीं हुआ। ये अलग बात है कि उनको, उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट RJD ने एक बार दिया, हार गई, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि वो उतना से उनका जो उन्होंने किया वो सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया। आज उनका परिवार इस विपत्ति के घड़ी में है, आफत की घड़ी में है। जरा सोचिए, इससे पहले उन पर जो केस हुआ वो कोटा में हुआ, राजस्थान के कोटा में, कांग्रेस की सरकार, यहां पर तेजस्वी जी की सरकार। अगर ये यहां की सरकार चाहती, तेजस्वी जी चाहते, तो ये नौबत नहीं आती, फिर ये घटना हो गई। इस घटना को मैं पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई ही मैं मानता हूं,
और मैं ही नहीं, जितनी मुसलमान जनता है वो भी मानते हैं। मेरे 2 वीडियोज शहाबुद्दीन जी पर हैं और दोनों में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, 95% जो रिएक्शंस आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के परिवार के पक्ष में आए हैं, हिना साहब के पक्ष में आए हैं, उसामा साहब के पक्ष में आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिवान, गोपालगंज, सारण इत्यादि के जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनकी सहानुभूति आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है, हिना साहब के साथ है, उसामा साहब के साथ है। एक बात नहीं समझ में आती कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल ऐसा क्यों कर रहा है। इस परिवार से अपने रिश्ते को, दोनों परिवार के रिश्तों के बीच में जो दूरियां हैं, इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई अचानक। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के नजर में, तेजस्वी जी के नजर में उसामा साहब या हिना साहब का महत्व वो नहीं रहा जो शहाबुद्दीन जी जब जिंदा थे तब था। इन्हें लगता है कि इनके भरोसे अब बिहार में मुस्लिम राजनीति करना ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि ये दूध की मक्खी की तरह हो गए हैं, इनको निकाल करके फेंक दें। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि रईस खान जिस तरह से करीब आ गए हैं तेजस्वी यादव जी के, और जिस तरह से सिवान की राजनीति पर वो पकड़ अपना मजबूत करने पर बनाने में लगे हुए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को लगता है, तेजस्वी जी को, लालू जी को लगता है कि रईस खान से जब हमारा काम हो जाएगा तो हम हिना साहब और उसामा साहब के चक्कर में क्यों पड़े। लेकिन भावनात्मक तौर पर अभी भी सिवान, छपरा, गोपालगंज या उनके आसपास के सटे हुए जिलों में रहने वाले मुसलमानों की सहानुभूति आज भी हिना साहब के साथ है, आज भी उसामा साहब के साथ है। और मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे और साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं या जो भी मैं डिस्कशन करता हूं वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता। जो सच होता है उस सच को रखने का मैं प्रयास करता हूं। अगर सच नरेंद्र मोदी के साथ है तो मैं उनके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, सच अगर राहुल गांधी के साथ है तो उनके पक्ष में मैं खड़ा हो जाऊंगा, सच अगर हिंदू के साथ है तो हिंदू का समर्थन करूंगा, सच अगर मुसलमान के साथ है तो मुसलमान का समर्थन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।